हेलो एवरीवन। तो मैं बिटर स्वीट लव का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात समुंदर पार तेरे पीछे आ जा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर मार्केट की खबरें टीवी पर देख रहा होता है, जहां टीवी पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और फ्यूचर बेनिफिट के बारे में बात हो रही होती है और बाकी दोस्त इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग की बहन भी बैठी होती है, लेकिन वो सिर्फ ड्रिंक कर रही होती है। बिजनेस के किसी भी काम में उसका कोई दिमाग नहीं लगता है। तभी हम आगे देखते हैं कि उन सभी दोस्तों के पास लू फैन आता है और वो किंग के पास अपना होमवर्क चेक कराने के लिए आता है, लेकिन जब वो किंग को बिजी देखता है तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन किंग उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि किंग का दोस्त जिसका नाम लिन जैंग होता है वो उसे हेलो बोलता है। बदले में लू फैन उसे इस तरह हेलो बोलता है जैसे लिन जैंग कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर लिन जैंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, पूरा मस्ती से भरा था। तभी उसके बाकी दोस्त कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। आगे हम देखते हैं कि लिन जैंग लू फैन से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम इस देश को बेहतर बनाने के लिए क्या सोचते हो। तभी लू फैन जवाब देता है कि मेरी नज़र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं होगी हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लिन जैन होठ दबाकर हंसने लगता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा फ़नी बात बोल दी हो। तभी हम आगे देखते हैं कि उसकी हंसी से कहीं ना कहीं लू फैन को भी बुरा लगा था, जबकि किंग चुपचाप बैठा था। किंग लू फैन की तरफ देखता है और बोलता है अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे वहाँ बाद में मिलूँगा। हम देखते हैं कि लू फैन वहाँ से किंग की बात मानकर उठ जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर किंग भी आता है और जो लू फैन का होमवर्क चेक करता है जहाँ उसने बहुत सारी गलतियाँ की हुई थी। वक्त तेज़ी के साथ आगे भाग रहा था, जहाँ पर किंग अपने शेयर मार्केट के प्रॉफिट लॉस और कंपनी को संभालने का काम कर रहा था, जिसमें उसकी मदद उसके दोस्त भी कर रहे थे। वहीं लू फैन भी अपने तरीके से उसकी मदद करने के बारे में सोचता है, जहाँ वो किंग और उसके दोस्तों के लिए कभी पानी लेकर आता है, कभी न्यूज़पेपर और कभी अल्कोहल, और वो घर के सर्वेंट की भी मदद कराता है। आगे हम देखते हैं कि लू फैन किंग के लिए सूप लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ जिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। तभी लू फैन जवाब देता है कि वो किंग के लिए सूप लेकर जा रहा है और आंटी लिन ने उसे बनाकर दिया है। तभी उसकी वाइफ बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो उसे बहुत ज़्यादा लालची और उसकी बराबरी एक कुत्ते के साथ कर देती है, लेकिन इस पर भी लू फैन चुप रहता है और कुछ नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है। तभी उसका दोस्त लिन जैन वापस से पूछता है कि वो लड़का तुम्हारा जीजा है या तुम्हारी वाइफ है। वो तुम्हारे लिए सूप और डिशेज ऐसे बनाकर लेकर आता है जैसे वो सिर्फ उस घर में तुम्हारे लिए ही रह रहा हो। तभी किंग जवाब देता है कि वो इस देश का नागरिक है और वो हमारा फैमिली मेंबर भी है। वो जो चाहे कर सकता है, वो जैसा चाहे घूम सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, उसके अपने राइट्स हैं। जिस पर लिन जैन कहता है सुनो मेरी बात, तुम इतने सीरियस मत हो जाना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वरना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी रेपुटेशन भी। लिन जैन की बात सुनकर उसके बाकी सभी दोस्त आपस में लू फैन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, साथ ही उसके रहने का और उसके बोलने का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन जैन कहता है कि अगर हम कोई जोक मार दे तो वो उसे क्रैक भी नहीं कर पाता, और ऐसी बातें करके वो सब लू फैन के भोलेपन होने का मजाक उड़ाते हैं। मतलब गाइज यार, ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तुम लोग इन सब से हेट करना शुरू मत कर देना, ये बस मस्ती मजाक कर रहे हैं। बाकी ये सब लू फैन की चिंता करते हैं, आगे पता चलेगा। तभी लिन जैन और उसके दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक कॉमेडी क्लब है और हम अपने आप को इतना कूल और बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं जैसे हम न जाने कितने खास हो। ज़रूर लू फैन को हम पर शर्मिंदगी होती होगी। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि फिर भी तुम उसे परेशान करते रहते हो, जबकि वो एक साधारण सा बच्चा है जो ऊंचे दर्जों के लोगों के बीच आ गया है, जैसे एक बतख हंसों के बीच में आ गया है। तभी किंग कहता है कि किसी ने नहीं कहा कि तुम एक बतख हो और तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो।
और मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा हो गया, कहते हुए किंग वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से लिन चैंग कहता है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। दरअसल उसकी आदर्शवादी सोच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उसकी सिंपलिसिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जिसे मैं एंजॉय कर रहा था। लेकिन किंग अपने दोस्तों की और ज़्यादा बातें नहीं सुनता और उनसे दूर हटकर आ जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अकेले कमरे में बैठा था, जिसके चारों तरफ हमें आवाज़ सुनाई देती है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो अपने आप में ही ज़्यादा घुटा हुआ महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई, बादलों में और कीचड़ में, और मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसके कमरे में किंग आता है और वो उसकी इंग्लिश की बुक देखता है, लेकिन उसे इंग्लिश की बुक के नीचे एक कुकिंग रेसिपी की बुक नज़र आती है, जिसे देखकर वो पहले तो लू फैन की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है कि मुझे अपने होश में आता है और कहता है, क्या भाई आपने सूप पी लिया? उसकी बात सुनकर किंग उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखता है और कहता है, तुम अपनी पढ़ाई की किताबें ही पढ़ा करो, ऐसी रेसिपीज़ बुक से दूर रहा करो, समझ में आया? किंग कहता है, आज से तुम मेरे ग्रुप में रहोगे। जिसकी बात सुनकर लू फैन पहले तो सहम जाता है और फिर कहता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, शायद आपके दोस्त मुझे पसंद नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ चलोगे और याद रखना तुम कम बोलोगे और ज़्यादा सुनोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग लू फैन को अपने साथ लेकर आ जाता है, जहां वो उन काम करने वाली को अकेले काम करना पड़ता है, तो वो उसे की पढ़ाई को एक ड्रामा कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग लू फैन को होमवर्क करा रहा होता है, जहां उसने इंग्लिश में बहुत सारी गलतियां थोड़ा की सा होती हैं। पढ़ाता है और उसकी मिस्टेक्स को सुधार कर कहता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल करेंगे। कहते हुए किंग लू फैन को उठकर जाने के लिए कह देता है और खुद भी उठकर जाने लगता है। तभी लू फैन उसे रोकता है और कहता है, 1 मिनट इंतज़ार करो भाई। कहते हुए लू फैन वहाँ से जाता है और किंग के लिए सूप लेकर आता है। किंग जब उस सूप को देखता है तो लू फैन की तरफ हैरानी से देखता है। वहीं लू फैन कहता है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। लू फैन की तरफ लू फैन कहता है कि आप मुझे पढ़ाते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, इसलिए मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा काम करने के बारे में सोचा। तभी किंग कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, स्कूल के बाहर के लोग नहीं जानते हैं, पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था, तुम्हें इसका एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहते हुए किंग लू फैन को जाने के लिए कह देता है। लू फैन किंग के लिए खाना सर्व करके वहाँ से चला जाता है। लू फैन के जाने के बाद किंग उस सूप का एक हल्का सा सिप लेता है, जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी उसका बनाया हुआ सूप पीने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग लू फैन को जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है और उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन किंग का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब उसके दोस्त भी लू फैन के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, जो वो इस कंट्री के बारे में सोचता है। तभी हम देखते हैं कि वापस से वो काम वाली आकर लू फैन को काम बताती है, लेकिन किंग मना कर देता है कि उसे पढ़ाई करने दो, उसके बाद वो आराम करेगा, कहकर वो काम वाली को भेज देता है। साथ ही किंग उस काम वाली को पानी देने के लिए कहता है, लेकिन लू फैन कहता है कि पानी वो सर्व कर देगा। कहते हुए लू फैन उन सब के लिए गिलास में पानी डालकर सर्व करता है और सभी को पानी पिलाता है, और उसके बाद वो जिसके बाद लू फैन वापस से किंग के दोस्तों के साथ बैठ जाता है, जहां किंग उस काम वाली को मना करता है कि लू फैन से कोई भी ऐसा काम ना कराया जाए जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है और बताता है कि वो इस शहर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अंकल बेई उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और किंग भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। आगे लू फैन कहता है कि मॉम आप मेरी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने घर में जितने लोग हैं उनकी चिंता करिए। हम देखते हैं कि तभी लू फैन की मॉम उससे कहती है कि मिस्टर बेई ने वादा किया था कि जब तुम्हारी शादी उनकी बेटी के साथ कर दी जाएगी तो वो हमारे बड़े बेटे को नौकरी का रिकमेंडेशन लेटर देंगे, वो रिकमेंडेशन लेटर अभी तक नहीं आया है। तभी लू फैन जवाब देता है कि भाई ग्रेजुएट है, वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकता है, क्यों आप हमारे लिए मिस्टर बेई और ब्रदर किंग को परेशान कर रहे हैं।
उन्होंने पहले ही मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी कराने की जिम्मेदारी ले ली है। मैं उनके लिए और ज़्यादा मुसीबत नहीं बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम एकदम यूज़लेस की तरह बर्ताव करें। तभी लू फैन की मोम बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अपने एक ही बेटे का ख्याल रख सकते हैं, दूसरे का नहीं? हमें भी तुम्हें बार बार परेशान करना पसंद नहीं है। इस पर लू फैन कहता है, आप ज़्यादा सोच रही हैं मोम, आप ओवर थिंक ना करें। अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, मैं एक बार अंकल बेई से बात ज़रूर करूँगा। इसके बाद लू फैन की मोम उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और कॉल यहाँ से कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फैन को पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ उसकी वाइफ उसे गंवार कहती है और कहती है कि एक ही छलांग में आसमान छू लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन खड़ा होकर किचन में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर किंग आता है और पूछता है कि सूप का बाउल बहुत ज़्यादा उबल रहा है। इस पर लू फैन कहता है कि हाँ, बस सूप बनने ही वाला है, आप डिनर के लिए तैयार हो जाइए। तभी किंग कहता है, तुम्हारे भाई की जॉब के बारे में मैं डैड से बात करूँगा। इस पर लू फैन हैरान होकर कहता है, आपको कैसे पता भाई कि मेरी इस बारे में मॉम से बात हुई है? तभी किंग कहता है कि टेलीफोन लाइंस की वायर आपस में जुड़ी हुई है और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। इस पर लू फैन कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं आपके लिए रोज़ाना सूप बना दिया करूँगा। तभी किंग कहता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमारा काम कैंपस में शिफ्ट हो गया है, अब तुम वहीं पर हमें ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंकल वो तुम्हें राइड दे देंगे और अब से तुम हमें ज्वाइन करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लू फैन कॉलेज कैंपस में ही किंग के लिए सूप लेकर आता है, जिस पर उसका दोस्त लिन जैंग कहता है कि अब ये बच्चा तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट भी बन गया है। किंग जब लू फैन के हाथ में अपने लिए सूप देखता है तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी लू फैन कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, आप इसे खा लीजिए और डब्बे के लिए परेशान मत होना, जब आप खाना खा लेंगे तो मैं डब्बा लेने वापस आ जाऊंगा। जवाब में किंग कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, हम कैफेटेरिया से खाना खा लेते। इसके जवाब में लू फैन कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग उसे रोकता है और कहता है कि जब तुम घर जाओ तो अपनी मॉम से बात करके उन्हें कह देना कि मैंने उनके बड़े बेटे के लिए इंट्रोडक्शन लेटर जमा करवा दिया है और वो उसे फिल करके हमारी टेक्सटाइल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना डिप्लोमा लेकर आ सकते हैं, मैं उनकी जॉब यहाँ पर लगवाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर लू फैन शुक्रिया अदा करते हुए अपना सिर किंग के आगे झुकाता है और वहाँ से मुड़कर वापस से अपने कॉलेज कैंपस में चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग से लिन जैंग वापस से कहता है, ये कितना लंबा चलेगा, इसका लुक भी अच्छा नहीं है और इसका टेस्ट कैसा है ये भी नहीं पता। तभी किंग उसे कोई जवाब नहीं देता तो लिन जैंग कहता है, मैं सूप के बारे में बात कर रहा था, तुम क्या सोच रहे हो? तभी हम अगले सीन में देखते हैं लू फैन वापस से घर पहुंच जाता है, मतलब वही किंग का घर। और वहां पर पहुंचते ही काम वाली जो औरत होती है वो उसे कहती है कि अपनी वाइफ जिनको वापस ले आओ, वो पार्टी में गई है और वो अब तक नहीं आई है। तभी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए लू फैन वरिड होता है और वो पार्टी में ही पहुंच जाता है और जाकर देखता है तो उसकी वाइफ के हाल तो बेहाल होते हैं। मतलब कितनी बेशर्म लड़की है यार, शादीशुदा है फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है। हम देखते हैं कि जब उसकी वाइफ की नज़र लू फैन पर पड़ती है तो वो उसके पास आती है और सबके सामने उसे जलील करने की कोशिश करती है। वो उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरा पति है और मेरे प्यारे पापा ने देखो तो मेरे लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। कहते हुए उसकी वाइफ जिन लू फैन को सबके बीच में ले आती है और उसे बेइज्जत करने का काम करती है, जहां लू फैन कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। लेकिन उसकी वाइफ तो आवारा लड़कियों की तरह उसे सबके सामने जलील करती है और अपने दोस्तों से उसे बेइज्जत करवाती है। उसके सिर पर वाइन गिराकर उसे भिगो देती है और उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि मेरे भाई से दूर रहना, वो सिर्फ हम्बल है, पोलाइट है,
लेकिन वो तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकता। जितना हो सके उसकी ज़िंदगी से दूर रहो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। कहते हुए वो उससे वापस से जलील करने लगती है। इस सीन में मुझे लगता है कि इसकी बहन जानती है कि इसका भाई मेंस में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को उससे दूर रहने के लिए कह रही होती है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे बेइज्जत करके चली जाती है और वहीं पर बेचारा बैठा हुआ रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में रोते हुए लू फैन के पास किंग आता है और जैसे ही लू फैन की नज़र उस पर पड़ती है वो और ज़्यादा मायूस हो जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब बाहर के लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे, मेरे पास नहीं थे, लेकिन सिर्फ आपका ही नंबर था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तभी किंग उसे अपना रुमाल निकाल कर देता है और उसे अपने आप के आंसू और अपने ऊपर गिरी हुई शराब पूछने के लिए कहता है। जिसके बाद उठते हुए लू फैन कहता है, क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या मैंने सच में आपकी बहन को नाराज़ कर दिया? तभी किंग की बातों से हमें पता चलता है कि जिन का मिसकैरेज हो गया है और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें लू फैन की क्या गलती है, क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट औरत शराब पिएगी तो जाहिर सी बात है बच्चे को तो प्रॉब्लम होगी ही। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन किंग से माफ़ी मांग रहा होता है और जिनके बच्चे के मरने की वजह से अपने आप को गुनहगार कह रहा होता है, लेकिन किंग उसे संभालते हुए कहता है कि उसमें लू फैन की कोई गलती नहीं है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन घर छोड़ने के लिए तैयार होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि बेई फैमिली ने सोचा था कि मैं उनकी प्रेग्नेंट बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं यूज़लेस रह गया और मैं उनके आसपास किसी भी अब रीज़न से नहीं रह सकता। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यही सोचते हुए वो अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन के कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और किंग अंदर आता है। किंग उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम जा रहे हो? जवाब में लू फैन बस हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है कि मैं अब यूज़लेस हूँ। जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाया गया था मैंने वो काम अच्छे से नहीं किया और मेरे भाई की जॉब। इतना कहते ही लू फैन चुप हो जाता है। तभी किंग कहता है कि इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और हमने जो शादी के वक्त प्रॉमिस किया था हम उसे पूरा करेंगे। और एक और बात, यूज़फुल और यूज़लेस होना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होना ज़रूरी होता है। तुम अपने आप को अपने लिए यूज़फुल बनाओ, दूसरों के लिए नहीं। चलो डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हुए किंग लू फैन को वहीं पर ले आते हैं जहां पर उसके पापा मिस्टर बेई बैठे थे। मिस्टर बेई लू फैन को देखते ही कहते हैं, बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। लू फैन वहां पर बैठ जाता है। तभी मिस्टर बेई कहते हैं, हम थोड़ा फ्रैंक होकर बात करते हैं। तुम्हें पता है हम तुम्हें बेई फैमिली में क्यों लेकर आए? लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, जिनका मिसकैरेज हो गया है, लेकिन फिर भी हम अपने वादे को निभाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करो, फिर हम तुम्हारी नौकरी यहीं पर लगवा देंगे, लेकिन तुम फिर भी जाना चाहते हो तो ये कुछ पैसे रख लो। कहते हुए मिस्टर बेई लू फैन को एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर करने लगते हैं, लेकिन फिर भी लू फैन कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा रहता है। उसे चुप देखकर मिस्टर बेई वापस से कहते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में है वो बोलो। तभी लू फैन धीमी आवाज में कहता है, क्या ये सब जिनको परेशान नहीं करेगा? जिनके बारे में सुनकर मिस्टर बेई और किंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर बेई कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो। जवाब में लू फैन कहता है, तो फिर मैं बेई फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। असल में लू फैन ने ये सब किंग के लिए किया था, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी किंग को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फैन जिनके लिए कुछ दवाइयाँ और सूप लेकर जाता है और जिसका मिसकैरेज हुआ है वो सोफे पर पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही वो लू फैन को वहाँ पर देखती है वो शक्ल बनाते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से। वो उसे गेट आउट बोलती है, लेकिन लू फैन एक अच्छे हस्बैंड का फ़र्ज़ निभाने के लिए उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है और उसका ध्यान रखने की कोशिश करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। तभी उसकी वाइफ वापस से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बहरे हो या कुछ और बात है? तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। कहते हुए जिन सिगरेट पीने लग जाती है।
तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे वो अब जिंदा नहीं है और तुम यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लू फैन कहता है कि मैं अपने एग्ज़ाम तक यहीं पर रहूँगा। जिसका जवाब सुनकर उसकी पत्नी उससे डांट मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जवाब देने की? मेरे भाई को परेशान करना बंद करो, तुम सिर्फ लालच के लिए यहाँ पर रह रहे हो। कहते हुए जिन ज़्यादा गुस्सा करने लगती है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। लू फैन उसकी मदद करते हुए उसे बेड तक लेकर जाता है और उसे लेटाता है और उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। लेकिन जिन वापस से उसको टोंट मारना शुरू कर देती है और कहती है कि बच्चा चला गया है, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे एक नकली हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। तभी लू फैन कहता है कि अंकल बेई ने कहा है कि अभी तक कोई डिवोर्स नहीं हो सकता। लू फैन की बातों को सुनकर जिन गुस्सा हो जाती है और कहती है तलाक होगा या नहीं होगा ये तुम मुझे मत बताओ। जिन इतनी सारी बातें लू फैन को सुना रही होती है तभी पीछे से किंग आ जाता है, लेकिन वो कमरे में एंटर नहीं होता, बाहर खड़े रहकर ही उनकी बातें सुनता है। जिन लू फैन को डांटते हुए बोलती है कि मैं इस घर को एक कबाड़ खाने से ज्यादा नहीं समझती हूँ, मैं विदेश यात्रा पर जा रही हूँ। तभी लू फैन जिन को समझाते हुए कहता है कि अंकल बेई तुम्हारा भला चाहते हैं। बदले में चिढ़कर जिन कहती है मेरा भला चाहते हैं? क्या तुम जानते हो मेरी माँ ने उस समय सिर्फ मेरे भाई को ही अपने साथ गैंगचैन क्यों ले गई थी? मैं बेई मोशो की सगी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ के लिए मैं एक कलंक और एक बदनामी के सिवा कुछ नहीं हूँ। जैसे मेरा मरा हुआ बच्चा उनके लिए सिर्फ एक कलंक था। मैं जीऊँ या मरूँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अब तुम समझे, मेरे पति होने के नाते भी तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक मौका है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। तभी जवाब में लू फैन कहता है नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तभी जिन वापस से चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान नहीं है? तुम बस इस ओहदे का फ़ायदा उठाना चाहते हो। तभी लू फैन कहता है मैं तो बस काम आना चाहता हूँ, अपने आप को उपयोगी बनाना चाहता हूँ। बेई फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं भी अब बेई फैमिली के काम आना चाहता हूँ और तुम्हारे भी काम आना चाहता हूँ। मैं किंग भाई के भी काम आना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इस बात के लिए हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा। दरवाजे के पीछे खड़ा किंग लू फैन की सभी बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं वापस से उसके दिल में लू फैन के लिए एक जगह उमड़ने लगी थी। वो शायद भूलने लगा था कि लू फैन उसके बहन का हस्बैंड है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन जिनके कमरे से बाहर निकलकर आता है तभी उसकी नज़र बाहर खड़े किंग पर पड़ जाती है, लेकिन किंग अपने होठों पर उंगली रख देता है कि वो इस बारे में जिनको ना बताए कि किंग बाहर ही खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। लू फैन वापस से सूप लेकर कमरे में आता है और अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जिसकी बात सुनकर जिन उसे वापस से डांट मार देती है और कहती है क्या तुम अपने आप को बेई परिवार का वास्तविक में एक सदस्य मानने लगे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसकी डांट सुनने के बाद बेचारा लू फैन अपना मुंह लटकाकर बाहर आ जाता है और किंग उसे कहता है चलो मेरे साथ बाहर चलो। आगे हम देखते हैं कि किंग आगे आगे चल रहा होता है और लू फैन उसके कदमों की बराबरी करते हुए उसके पीछे दौड़ता है और कहता है क्या मैंने आपके लिए वापस से कोई परेशानी खड़ी कर दी भाई? लू फैन की बातें सुनकर किंग कहता है तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जवाब में लू फैन कहता है हाँ सही चल रही है। तभी लू फैन जिनके बारे में किंग से कोई बात करना चाहता था, तभी किंग उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि 2 महीने बाद गाओकाओ का एग्ज़ाम है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें सूप बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को बता दूं गाओकाओ एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो चाइना में होता है। वेल आगे हम देखते हैं कि घर में काम करने वाली सर्वेंट लू फैन के बनाए हुए सूप की तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा सूप बनाते हो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये सिखाया? तभी लू फैन उससे मुस्कुराकर बात कर रहा होता है और अपनी सूप रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ पुरानी यादें उस सर्वेंट के साथ शेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। किंग को देखकर लू फैन बहुत खुश होता है और कहता है भाई आप आ गए। किंग वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और लू फैन को एक लेटर निकाल कर देता हुआ बोलता है कि तुमने गाओकाओ एग्ज़ाम पास कर लिया है, तुम अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ
किंग लू फैन को अपनी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देता है, जिसे देखकर लू फैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अब किंग के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। आगे हम देखते हैं कि खुशी से लू फैन किंग के लिए सूप सर्व करता है। किंग पहले तो लू फैन की तरफ गहरी नज़रों से देखता है और फिर उसका सर्व किया हुआ सूप पीने लगता है। छोरे को यहाँ पर प्यार हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज का सीन होता है और वहाँ पर किंग बड़े ही स्टाइलिश तरीके से बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है। और तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े लू फैन पर पड़ती है, जो उसी के लिए चीयर कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि लू फैन को देखकर किंग का स्टेमिना और उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और वो और भी पावर के साथ खेलने लगता है और अपनी टीम को जिता देता है। तभी भागता हुआ लू फैन किंग के पास आता है और उसे पानी देता हुआ उसे टॉवल देता है, जिससे वो अपना पसीना पहुंच सके। उसकी आवाज़ सुनकर किंग कहता है, तुम्हारी आवाज़ घोड़े जैसी क्यों हो गई? तभी हंसते हुए लू फैन कहता है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से तुम्हारे लिए चीयर कर रहा था भाई। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन जैंग आता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बायस्ड हो लू फैन, तुम सिर्फ किंग के लिए चीयर्स कर रहे थे, तुम पानी भी सिर्फ उसी के लिए लेकर आए। इसीलिए किंग भी लिन जैंग को चिढ़ाता हुआ उसे अपना पानी दे देता है। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज कैंपस में खड़े कुछ लोग लू फैन को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे झल्ला और गरीब कह रहे होते हैं। तभी लिन जैन उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, ए तुम झल्ला और गरीब किसे कह रहे हो? आऊँ क्या, बताऊँ क्या अभी? लिन जैन की डांट सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। और यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किंग के दोस्त लू फैन से नफरत नहीं करते हैं, वो बस मस्ती मजाक करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग कैफेटेरिया एरिया में बैठकर भी कुछ बुरे लड़के लू फैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो उस नीच को, वो खाना लेकर किंग के पास गया है, क्या वो अपने आप को राजा समझता है? उसके साथ बैठकर खाना किंग के लिए भी कितना एम्बैरेसिंग होता होगा, लेकिन इस जैसे नीच लोगों को तो शर्म ही नहीं है। ये हमारे पूरे कैंपस की एक गंदगी है। वहीं पर लू फैन को खाता हुआ देखकर किंग कहता है कि तुम अपने लिए इतना सा खाना क्यों लेकर आए हो, अच्छे से खाया करो। तभी हम देखते हैं कि लू फैन बस मुस्कुरा देता है, लेकिन पीछे खड़े वही लड़के वापस से लू फैन के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम इसे यहाँ से भगा देंगे और इसको इसके वापस से उस कबाड़ घर में ही भेज देंगे जहाँ से ये गंदगी आई है। ये लड़के ना पिटेंगे, देखना, इनकी हरकतें बता रही है, ये किंग और उसके दोस्तों से पिटेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अपनी क्लास लेने के लिए जैसे ही क्लासरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका बैग और बुक्स वहाँ टेबल पर नहीं थे। वो सबसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्लीनर ने शायद तुम्हारी किताबें और तुम्हारा बैग और वाटर बॉटल को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया, जिसे सुनकर लू फैन हैरान हो जाता है कि क्या कोई क्लीनर ऐसा कर सकता है। तभी वो गंदे स्टूडेंट वापस से लू फैन पर टोंट मारते हुए बोलते हैं कि कचरे के सामान को अगर कचरे में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। कहते हुए वो लोग लू फैन पर हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन डस्टबिन के पास आता है और उसके अंदर से अपनी किताबें और बैग निकालने लग जाता है। तभी वो गंदे स्टूडेंट्स आकर लू फैन को उसी डस्टबिन में गिरा देते हैं और कहते हैं कि गंदगी यहीं पर अच्छी लगती है, हमारे डिपार्टमेंट को आके गंदा मत करो, यहीं पर सड़ो, और कहकर उसके ऊपर ढक्कन मारकर वहां से भाग जाते हैं। लू फैन बेचारा वहां से बड़ी मुश्किल से निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। दूसरी तरफ किंग और लिन जैंग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां वो ईरान को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब वो लू फैन को वहां पर देखते हैं तो कहते हैं, हम ईरान को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तभी लू फैन कहता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी किताब लेने के लिए आया था, अब मैं चलता हूँ। कहकर लू फैन सैड सा फेस बनाकर वहाँ से चला जाता है। जिसकी बात सुनकर लिन जैन कहता है, क्या लू फैन जैसा इंसान वास्तविकता में एग्जिस्ट कर भी सकता है? मुझे समझ नहीं आता इस लड़के के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये अपने आप को दुनियादारी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहता है। लिन जैन की बातें सुनकर किंग कहता है, तुम उसके बारे में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें कैसे कर सकते हो, और जब भी वो आसपास होता है तुम उसके बारे में। तभी लिन जैन कहता है कि अपना दिमाग ठंडा करो और
तुम मुझे बताओ, इस बात को अब काफ़ी समय हो गया है ना, तुम कब से उस जैसे ऐरे गैरे मामूली इंसान का पक्ष लेने लगे और उसका साथ देने लगे। तुम तो हमेशा उन लोगों से नफरत किया करते थे ना, जो फ़ायदे के लिए दूसरों के तलवे चाटते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं और शर्मिंदगी के साथ मरते हैं। लिन जेंग की बात सुनकर किंग कहता है, फिलहाल मुझे उसके नएपन में मजा आ रहा है। किंग की बात सुनकर लिन जेन हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, समझ गया। लॉर्ड बेई को जब भी किसी का नयापन ट्राई करना होता है तो वो उसे इसी तरह हाइप देते हैं। खैर, तुम्हारा जब ये नयापन का मजा खत्म हो तो हमें बता जरूर देना, ताकि हम अपना दांत पीसना बंद कर सकें। अभी लिन जेन अपनी बातों को पूरा करते हुए किंग से कहता है, अच्छा सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता है कि स्कूल में एक बार लू फैन की पिटाई कुछ क्लास के लड़कों ने कर दी थी। जिसकी बात सुनकर किंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है और कहता है कि इस बारे में क्या हुआ था, मुझे पूरी बात बताओ। लिन जेन उसे पूरी बात बताता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमिलिएशन और बुलिंग से परेशान होकर लू फैन अपना कॉलेज छोड़ने की तैयारी करता है और रात को ही अपना हॉस्टल छोड़कर बाहर निकलने लगता है। अरे यार, ये बेचारा कितना सहेगा, कोई तो इसकी तरफ से सोचो। मुझे सच में लू फैन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अपना डिपार्टमेंट छोड़कर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में लिन जेंग मिल जाता है और उसे रोकता हुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो लू फैन? लू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। तभी लिन जेंग कहता है, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तभी लू फैन मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। लू फैन की बातें सुनकर लिन जेन कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए लिन जेन लू फैन को वहीं पर लेकर आ जाता है जहाँ पर किंग ने उन सभी लड़कों की पिटाई करके रख रखी होती है जिन्होंने लू फैन को मारा था। लू फैन जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं किंग का चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन गुस्से से भरा होता है। लू फैन जल्दी से जाकर किंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, भाई आप उन्हें मार डालोगे। लू फैन को डरा देखकर किंग बोलता है, यंग मास्टर लिन। लिन जेन किंग की बात सुनते ही कहता है, जैसा लू फैन कहे। जिसके बाद लिन जेन चुटकी बजाता है और उसके लोग उन लड़कों को मारना बंद कर देते हैं। तभी किंग उन लड़कों को वार्निंग देता हुआ बोलता है कि मेरे रसूख का फायदा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के बाद तुम लू फैन को परेशान नहीं करोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए वो उन सभी को भगा देता है। किंग पलट कर वापस से लू फैन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम बैग पैक करके कहाँ जा रहे थे? जवाब में लू फैन बोलता है कि मैं ये सब छोड़कर जा रहा था। तभी किंग कहता है कि वापस हॉस्टल लौट जाओ। जवाब में लू फैन बस बात मानकर हाँ में गर्दन हिला देता है। तभी लू फैन वापस से लिन जेंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये लड़के मर तो नहीं जाएंगे? तभी लिन जेंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ, ये अभी नहीं मरने वाले हैं। तुम भी चाहो तो इन्हें 2 घंटे और मार सकते हो, ये तब भी नहीं मरेंगे। लिन जेंग की बात सुनकर किंग कहता है, शो ऑफ करना बंद करो। तभी लिन जेंग कहता है, ठीक है, तो मैं इन सबको विदा करके आता हूँ। कहते हुए लिन जेंग वहाँ से चला जाता है और लू फैन उसे बार बार सिर झुकाकर थैंक यू बोल रहा होता है। उनके जाने के बाद किंग लू फैन की तरफ देखते हुए उसे डांट कर बोलता है, तुम इतने डरपोक क्यों हो लू फैन? वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे और तुमने उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं दिया। अगर तुमसे जवाब नहीं दिया जाता तो कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो ना। जवाब में लू फैन कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तभी किंग वापस से कहता है, लेकिन तुमने मुझे ना बताकर भी मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी। जिस पर लू फैन चुप रहता है और कुछ नहीं कह पाता। फिर किंग बड़े ही प्यार से लू फैन का चेहरा उसकी ठोडी से पकड़कर अपने तरफ ऊपर उठाता है और कहता है, तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। कहते हुए किंग वहां से चला जाता है जहां लू फैन उस पिटे हुए लड़के को एक दोस्त की मदद से वापस से कैंपस में लेकर आता है। तभी हम देखते हैं अगले दिन हर कोई लू फैन से दूरी बनाकर रखता है। हर कोई अब उससे डरने लगा था क्योंकि सब जान गए थे कि अगर लू फैन को किसी ने कुछ भी किया तो उन्हें सीधा किंग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। चारों तरफ इसी बारे में बात हो रही थी कि जिसने भी लू फैन को परेशान किया, किंग ने और लिन जेंग ने उसे कल रात बुरी तरह से मारा।
खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन कार्डबोर्ड इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन तू लू फैन कार्डबोर्ड का करेगा क्या? ये लड़का कुछ भी करता रहता है। खैर आगे हम देखते हैं कि लू फैन जब कार्डबोर्ड इकट्ठे कर रहा होता है तभी लिंग जेंग उसे आवाज़ देकर बुलाता है और उन सब की बातें लू फैन भी सुन रहा होता है और उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। लू फैन वहाँ तक आता है तभी एक और दोस्त उसे देखकर अपनी नाक चढ़ाता है और कहता है अगर ये साथ जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तभी लिंग जेंग उसे डांट कर भगा देता है और कहता है मत जाओ। तभी लिंग जेंग लू फैन के कंधे में हाथ डालता है और कहता है मैंने तुम्हारी खातिर उनसे बदला ले लिया, अब तो तुम खुश हो ना। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, किंग ने कभी इस तरह का दिखावा नहीं किया अपने पूरे स्कूल टाइम में, यहाँ तक कि मेरे सामने भी नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोगों को जुटाने के चक्कर में उसने अपने पिता से भी अपने व्यवहार की वजह से डांट खाई। जिसकी बात सुनकर लू फैन अपनी गर्दन झुकाते हुए उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी लिन जेंग कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो, अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अपने भाई का करो। अब इतना इतराओ मत, सब कुछ जब सॉर्ट आउट हो गया है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक अच्छी जगह पर रिलैक्स करने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। कहते हुए लिन जैन उन दोनों को लेकर स्पा में आ जाता है जहाँ उनका बॉडी मसाज चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन के लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, इसलिए वो उठकर किंग के पास आ जाता है और उसे मसाज देने की कोशिश करने लगता है, जो सीन देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और फनी होता है। लू फैन को ऐसा करते देख लिन जेंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए लेकर आया था लू फैन, और तुम यहाँ पर दूसरों की ट्रिक्स सीखने लग गए हो। तभी लू फैन किंग के कान में कहता है कि आपको जब भी थकान हो तो आप मुझे ये सब करने के लिए बुला लिया करो भाई, आपको यहाँ फालतू में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तभी किंग पूछता है क्या तुम नहीं थके हो? तभी लू फैन जवाब देता है नहीं, मैं नहीं थका हूँ। आगे हम देखते हैं कि लू फैन स्पा सेंटर से भी कार्डबोर्ड इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मतलब भाई तू क्या करेगा इन कार्डबोर्ड्स का, शायद इसे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन जैन उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्या कर रहा है। तभी किंग वापस से लू फैन को कहता है कि देखो वहाँ एक और पड़ा है। लू फैन की नज़र जब उस कार्डबोर्ड पर पड़ती है तो वो उसे उठा लेता है, जिससे चिढ़कर लिन जेन कहता है तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन वो कार्डबोर्ड लेकर वापस हॉस्टल के अंदर जा रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर बैठी हुई औरत बोलती है कि तुम्हारे लिए किसी का फोन है। वो बोल रही है कि वो तुम्हारी वाइफ है। लू फैन आकर कॉल अटेंड करता है। तभी पीछे से वो आंटी कह रही होती है कि ये कचरा यहाँ पर लाना बंद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन को उसकी वाइफ वापस से वहीं पार्टी में बुला लेती है जहाँ पर वो शराब, सिगरेट और नशा कर रही होती है और साथ ही वो चिल्ला भी रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पार्टी का सीन बन रहा था जो एक इलीगल पार्टी जैसी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन वहाँ पर आ जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लग जाता है। तभी लू फैन की पत्नी जिनकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे हाथ पकड़कर वहीं सबके बीच में ले आती है और उसे सोफे पर लाकर बैठा देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ वो वापस से उसकी इंसल्ट करना चालू कर देती है, जहाँ वो लू फैन को ज़बरदस्ती ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है, जहाँ लू फैन कहता है कि हमें घर चलना चाहिए जिन, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करा देती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लू फैन को ड्रग्स भी दे देती है, जिससे धीरे धीरे लू फैन की हालत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और जिन ज़बरदस्ती लू फैन को नशे में ओवरडोज कर देती है। मैं यहाँ आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से जिनको पता लग रहा है कि धीरे धीरे उसके भाई और उसके हस्बैंड के बीच में करीबियाँ बढ़ रही हैं, जिस वजह से वो अपने भाई को टॉर्चर करने के लिए लू फैन का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि लू फैन उसके भाई की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। खैर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लू फैन ओवर ड्रंक हो जाता है तो जिनके दोस्त उसे कमरे में लेकर आते हैं और उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं। यहाँ हमें ऐसा लग रहा होता है कि जिन जानबूझकर अपने हस्बैंड को ऐसे लड़कों के हाथों में सौंप रही थी जहाँ वो उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे।
लू फैन को इस तरह तड़पते देखकर उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लू फैन के जरिए किंग से किसी बात का बदला लेना चाहती हो। साथ ही जिन किंग को कॉल लगाती है और कहती है कि अगर वो लू फैन को बचाना चाहता है तो बचा ले। साथ ही वो लू फैन के लिए कुछ गंदी वर्डिंग का भी इस्तेमाल करती है और उसके बाद जब वो मोबाइल को लू फैन के पास लेकर आती है तो तड़पता हुआ लू फैन बस मदद मांग रहा होता है, जैसे कि उस पर ड्रग्स का ओवरडोज असर हो गया हो। तभी हम आगे देखते हैं कि जिनके दोस्त लू फैन के साथ बड़ी हरसमेंट वाली हरकतें बेड पर करना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं और उसे गलत तरीके से टच करने लग जाते हैं। तभी वहां पर किंग आ जाता है, जिसे चिढ़ाती हुई जिन कहती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? हैंडसम लगता है ना ये। इस वक्त लू फैन की हालत देखकर किंग को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। तभी जिन कहती है, तो ये सब इसलिए किया गया है ताकि मेरा भाई आखिरकार यहाँ आ सके। खैर अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपने कपड़े उतारो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तभी किंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम पागल हो चुकी हो। तभी जिन कहती है कि पागल तो तुम हो चुके हो इसके लिए, और अब अपने पागलपन को और मत रोको, इसे और आगे बढ़ाओ। अपनी बहन की ऐसी हरकतें देखकर किंग बंदूक का निशाना अपने ऊपर लेता है और कहता है कि मार डालो अपने भाई को। अपने कपड़े उतारो वरना मैं इसे ज़रूर मार डालूंगी। अपने कपड़े उतारना शुरू करो और जो बाकी बच जाएंगे मैं उतार दूंगी। इस सीन के बाद शायद ये कंफर्म हो चुका है कि इसकी बहन को अपने भाई के और अपने हस्बैंड के बीच के रिश्ते का पता है। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग को जिन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मारकर बेहोश कर देता है, जहां जिन बेहोश होकर गिर जाती है। जिनको बेहोश देखकर उसके दोस्त उनमें से भाग खड़े होते हैं। तभी किंग उसमें से एक दोस्त को पकड़ता है और कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उनके जाने के बाद किंग लू फैन के पास आता है, जो अभी भी ड्रग्स की ओवरडोज होने की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट फील करके तड़प रहा होता है। किंग उसके पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, जहां लू फैन किंग को उसकी थाई से पकड़ लेता है और कहता है, भाई क्या मैं मर जाऊंगा? कहते हुए लू फैन अपनी आंखें धीरे धीरे वापस से मदहोशी से बंद करने लग जाता है। तभी किंग उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? लेकिन किंग उसे देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लग जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका आखिर लू फैन के साथ रिश्ता क्या है, तो वो उससे दूर हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और लू फैन का खुद से कंट्रोल खोता रहता है। वो बिस्तर पर बंधे हुए ही ड्रग्स के ओवरडोज से हीट होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग अपने आप को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जहां वो आज कदम रखने जा रहा है उसके बाद उसे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। सोचते हुए किंग लू फैन के करीब जाता है और उसे उसकी गर्दन से उठाते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है और उसे डीपली किस करता है, जिसके जवाब में लू फैन पहले तो किंग से दूर हटता है, लेकिन अंत में आकर वो भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी किंग के किस में उसका साथ देने लग जाता है। धीरे धीरे लू फैन के ड्रग्स में होने का नशा किंग अपने तरफ से उतारता है और उसके बाद जो सीन होता है ये सब आप लोग जाके सीरीज में ही देख लो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह लू फैन की नींद खुलती है, जहां उसके हाथों पर अभी भी हथकड़ी के निशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है और परेशान रहता है, और जब लिन जैन उसके पास आता है तो वो उसका पानी छीनकर पी जाता है, जिस पर लिन जैन उसे टीज करते हुए बोलता है, क्या हुआ, आज लू फैन तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया? तभी किंग उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी लिन जैन कहता है कि वो बच्चा वर्जिन था, लेकिन तभी किंग उसे घूर कर देखता है और लिन जैन चुप होते हुए कहता है, चलो जो भी हो, ये मेरा बिजनेस नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन जैन लू फैन को पिक करने जाता है और वो उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि लिन जैन लू फैन से कहता है कि पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के पास एक कम उम्र का जवान सेवक क्यों होता था, क्या तुम ये बात जानते हो? जवाब में लू फैन नामे गर्दन हिलाता है। आगे लिन जैन बताता है कि जब लड़के पढ़ाई की उम्र में होते हैं तो वे युवावस्था में जोश और आकर्षण से भरे होते हैं।
पुराने नियमों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को आपस में शारीरिक संपर्क से बचना होता था। ऐसे में महिलाओं के चक्कर में किसी का भी नाम बदनाम हो सकता था। तुम्हारे भाई के पास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उस पर जान छिड़कते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। हर कोई उनके इस समर्पण या निष्ठा के लायक नहीं होता। कुछ चीज़ें देखने में एक पंख की तरह हल्की लगती हैं जब तक कि तुम उनका वजन ना नाप लो। एक बार तराजू में रखने के बाद उनका वजन 1 टन जितना भारी महसूस होता है। और मैं जानता हूँ लू फैन, तुम बेवकूफ़ भी नहीं हो। जवाब में लू फैन हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, मैं उस पर किसी बात का ब्लेम नहीं डालना चाहता। साथ ही वो लिन जैन को भी शुक्रिया अदा करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ लू फैन अपनी मॉम के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी माँ से पूछता है कि आप सब लोग कैसे हैं। तभी उसकी माँ उसे डांटते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें कॉल करना याद था, और तुम अब बेई किंग के साथ सेम कॉलेज में हो, तुम दोनों का मिलना आसान होता है। और तुम क्या उसे अपने भाई के बारे में बता नहीं सकते हो कि उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, वो अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कुछ अरेंजमेंट नहीं करवा सकता है। मतलब कैसे घर वाले हैं लोग, ये उस बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लू फैन किंग से मिलने जा रहा होता है तो वो उसी के ड्रॉम के बाहर खड़ा रहता है, जहां उसे बीती रात याद आ रही होती है जो उसने किंग के साथ बिताई थी। वहीं किंग अपने अपार्टमेंट में बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। बाहर से दरवाज़ा नॉक होता है जहां किंग पूछता है कौन है। तभी लू फैन अंदर आ जाता है और उसे देखकर किंग भी एकदम से खामोश हो जाता है। वहीं पर लू फैन कहता है कि भाई मैं आपके लिए हॉट सूप लेकर आया हूँ। साथ ही उसके दिमाग में उसकी कही गई माँ की बातें भी चल रही होती हैं। किंग कोई सवाल नहीं करता और लू फैन का लाया हुआ सूप पीने लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लू फैन की आंखों में आंसू भरे होते हैं, जिसे देखकर किंग से और नहीं रहा जाता और वो उठकर लू फैन के पास आ जाता है। लू फैन उठकर किंग के बालों को साफ करता है जो बरसात से भीग गए थे, और इस वक्त लू फैन भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो किंग के सीने से लगकर रोने लग जाता है। किंग भी उसे संभालता है, जहां हमें दोनों के बीच एक खूबसूरत बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही लू फैन को अपनी गलती एहसास होती है वो दूर हट जाता है, लेकिन किंग वापस से उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है और उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है जो बरसात की वजह से गीले हो गए थे। किंग लू फैन के कपड़े चेंज करवाने में उसकी मदद करता है और इसी बीच दोनों वापस से हल्के से करीब आने लग जाते हैं। तभी लू फैन से किंग पूछता है, तुम्हारे भाई की जॉब का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? तभी लू फैन धीरे से जवाब देता है कि मेरा भाई इस शहर में आना चाहता है। साथ ही लू फैन को वो सब बातें याद आ रही होती है जो उसने अपनी माँ से कही थी कि वो फालतू में बेई फैमिली पर किसी भी बात को इम्पोज नहीं कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर किंग और लू फैन कमरे में अकेले होते हैं और जब किंग लू फैन को कपड़े पहना रहा होता है तो वो उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई का जो भी है मैं संभाल लूँगा। तभी दोनों के बीच वापस से खामोशी छा जाती है और तभी किंग कहता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना। तभी किंग लू फैन से हल्का सा दूर हट जाता है और बैठकर वापस से सूप पीने लगता है और कहता है कि मैं कैफेटेरिया से खाना खा लिया करूँगा, तुम परेशान क्यों हो जाते हो। तभी लू फैन कहता है कि कैफेटेरिया के खाने में बहुत ज़्यादा नमक होता है, मैं आगे भी रोजाना आपके लिए सूप लेकर आया करूँगा। कहते हुए किंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन लू फैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि किंग का अपने मैच में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो हर एक गोल मिस कर देता है, वो एक भी बास्केट अच्छे से नहीं कर पाता, जिस पे उसके दोस्त उससे उसका रीज़न पूछते हैं। तभी किंग कुछ नहीं कहता, लेकिन अचानक से किंग को भीड़ के बीच में खड़ा हुआ लू फैन नज़र आ जाता है जो उसे चीयर कर रहा होता है। इसे देखकर किंग के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो इस मैच को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अपनी किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और उसके आंखों के आगे से किताब हटाते हुए कहता है कि तुम इस वक्त फोकस नहीं कर पाओगे। कहते हुए किंग लू फैन का चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और उसे किस कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच हर दिन करीबियाँ बढ़ती जाती हैं, जहाँ किंग और लू फैन एक दूसरे के साथ म्यूजिक क्लास में और घर में अकेले में एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, जहां बिना किसी रिश्ते के उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ती चली जाती हैं।
जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि दोनों की स्टोरी अब ट्रैक पर आ चुकी है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ अब फिजिकली भी इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और बिना किसी फीलिंग शेयरिंग के एक दूसरे के लिए दिल में करोड़ों फीलिंग्स रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि किंग लू फैन को किस करते हुए अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है और कहता है कि तुम आज से मेरे साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रहोगे। आगे हम देखते हैं कि लू फैन किंग के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहीं हमें पीछे से एक बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देती है, जहां कहा जा रहा था कि लू फैन को नहीं पता था उन सब के बारे में जो उस दिन उसके और किंग के बीच में गुजरा था, उसका असल मतलब क्या था, और ना ही उसने ये सोचा कि उसने क्या बदल दिया। लेकिन किसी तरह वो आज किंग की हर ज़रूरतमंद चीज़ का ध्यान रखना चाहता था। वो नहीं जानता था कि इन सब का मतलब क्या है, लेकिन वो ये सब करना चाहता था, वो भी पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ। लू फैन घर के अंदर आते ही घर का पूरा मुआयना करने लग जाता है। जो जो चीज़ें किचन में नहीं थी और घर में नहीं थी वो उन सबको नोट करता है और उनको लेकर आता है। शाम को हम देखते हैं कि जब किंग घर पर आता है तब लू फैन रसोई में खड़े होकर काम कर रहा होता है। किंग वहीं पर आ जाता है जहां पर लू फैन काम कर रहा था। लू फैन जब किंग को देखता है तो खुशी से कहता है, आप आ गए भाई। मतलब ये अभी भी इसको भाई बुला रहा है इतना सब कुछ होने के बाद। हम देखते हैं कि किंग मुस्कुराकर पूछता है कि आज खाने में क्या है। तभी लू फैन जवाब देता है कि विंटर मेलन और स्पेयर रिब का सूप है। लू फैन का जवाब सुनकर किंग नहाने के लिए चला जाता है। तभी उसकी नज़र अंदर रखे एक टॉवल पर जाती है। वो मुड़कर लू फैन की तरफ देखता है। तभी लू फैन बताता है कि वो ये सब किंग के लिए लेकर आया है। किंग थोड़ा सा शाय होते हुए लू फैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मैं इसे इस्तेमाल करूं? तभी लू फैन जवाब देता है कि सेल लगी थी और आपके पास ये नहीं था, इसलिए मैं एक टॉवल आपके लिए ले आया। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसे मैं अपने लिए रख लूँगा। किंग लू फैन से पूछता है क्या वो उसके साथ शावर लेगा। तभी लू फैन वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है और कहता है, सूप जल रहा है, मैं संभाल कर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि किंग नहाकर आ जाता है और लू फैन उसके लिए डिनर सर्व करता है और उसे बताता है कि ये उसने उसके लिए बनाया है, जल्दी से खाकर बताए कैसा है। तभी किंग उसकी तरफ देखकर मुस्कान देता है और लू फैन भी शर्माते हुए किंग को अपने हाथों से खाना खिलाकर पूछता है कैसा बना है। तभी लू फैन कहता है बुरा नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।